हाय एंड हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो बच्चों इस वीडियो में हम दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि आप लोग बहुत मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर इन दो टॉपिक पे हमें एक वीडियो चाहिए, तो मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या है कि भैया जो बचे हुए दिनों में है तो हमें फिजिक्स को कैसे रिवाइज करना चाहिए, मतलब हमारा रिवीजन प्लान क्या होना चाहिए। और दूसरा टॉपिक ये है हमारा कि हमें नीट एग्जाम में अगर फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना है तो कौन कौन सी बुक पर फोकस करना चाहिए, या आप ऐसा कह सकते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। देखिए, तो अभी मैं क्या मान के चल रहा हूं कि हमारा जो एग्जाम होगा वो 1 अगस्त को ही होगा। हमें मान के चलते कि कोई पोस्टपोन नहीं हो रहा है, और अगर इन केस हो भी जाता है तो हम तो इसी हिसाब से तैयारी करेंगे कि हमारा एग्जाम जो है वो 1 अगस्त को है। पोस्टपोन हो गया तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट होगा। हम क्या करेंगे, जितना दिन पोस्टपोन होगा उतना ज्यादा हम अपने मार्क्स में इंप्रूवमेंट ले आ पाएंगे। ठीक है, चलो तो बात करते हैं। तो देखो बेटा, आपको अपने क्या करना है, तीनों सब्जेक्ट चाहे आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो, तीनों सब्जेक्ट का फुल रिवीजन, कंप्लीट रिवीजन आपको 30 जून तक कर लेना है। अब बोलोगे सर 30 जून तक क्यों कर लेना है, हमारे पास तो जुलाई भी है, तो जुलाई मंथ में क्या करना चाहिए। तो बच्चों वीडियो को जरूर देखिए, मैं बताऊंगा आपको जुलाई मंथ में क्या करना है और मैं क्यों बोल रहा हूं कि 30 जून तक आपको तीनों सब्जेक्ट का अपना रिवीजन कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा देखो, अगर हम 30 जून तक बात करें तो हमें तीनों सब्जेक्ट का अपना क्या करना है भैया, रिवीजन कंप्लीट करना है। तो हम बात करें तो आज क्या है, 20 मई के आसपास है, तो 30 जून तक में हमारे पास 40 दिन है। कितने दिन है बेटा, 40 दिन है। तो 40 दिन को आप क्या करो, 10-10 दिन के 4 ग्रुप में डिवाइड कर लो। फिर मैं आपको बताता हूं, एक्चुअली मैं फिजिक्स का नॉलेज रखता हूं तो मैं फिजिक्स के बारे में आपको बता रहा हूं, बाकी केमिस्ट्री और बायो के बारे में भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पहले 10 दिन में क्या करना है, मतलब आपको 21 मई से लेकर 30 मई के बीच में क्या करना है, तो आपको इन टॉपिक्स को करना है, मॉडर्न फिजिक्स के टॉपिक्स हैं इनको करना है। अब आप बोलोगे सर हम यही टॉपिक क्यों करें, हम पहले मैकेनिक्स क्यों ना कर लें। तो सुनो भाई, पहले आपको वो टॉपिक करने चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस दें, जो आपसे बन जाए। क्योंकि होता क्या है, पूरा खेल कॉन्फिडेंस का है। अगर आपने ये टॉपिक करना स्टार्ट किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको यहाँ पढ़ने भी मजा आएगा, यहाँ पढ़ने भी मजा आएगा और यहाँ पढ़ने भी मजा आएगा। लेकिन बाय चांस अगर आपने मान के चलो ये करने स्टार्ट कर दिए, यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, रोटेशनल समझ में नहीं आया मान के चलो, तो फिर आप क्या करेंगे, आपका मन ही नहीं करेगा इन टॉपिक्स को पढ़ने का। इसलिए पहले आप वो टॉपिक पढ़िए जो आपको कॉन्फिडेंस देते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंस जब आपके अंदर आएगा ना तो आप टफ चीजों को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले 10 दिन में आप ये टॉपिक करेंगे। आपको पता है एटम्स, न्यूक्लियर, डुअल नेचर, ये आपका केमिस्ट्री में भी होता है, तो चांस है कि केमिस्ट्री में भी एक सवाल यहां से आ सकता है, और ये बहुत आसान होता है, आप आराम से इनको रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो एटम्स, न्यूक्लियर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, मैटर, सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, इनका जो फाइनल एग्जाम में वेटेज रहेगा, मतलब कितने सवाल आएंगे इन टॉपिक से, तो मैं आपको बता दे रहा हूं 12 से 15 सवाल आएंगे। मतलब आप एक कह सकते हैं कि 40%, 35 से 40% जो हमारे सवाल आएंगे वो इन्हीं टॉपिक से आएंगे। तो क्यों ना पहले हम इनको कर लें, और शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, और 10 रुपए की कॉपी से ज्यादा मैं इन पूरी फिजिक्स आपकी समाहित हो जानी चाहिए, उससे ज्यादा मैं आपको समाहित नहीं करना है। आपको ऐसे हिसाब से नोट्स बनाने हैं कि भैया शॉर्ट एंड स्वीट हो, मतलब अपन उनको जब पढ़े तो पूरा रिवीजन भी कर ले और हमारा सब कुछ उसमें कवर भी हो जाए। ठीक है, चलो फिर अगले 10 दिन में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, इनका जो वेटेज रहेगा फाइनल एग्जाम में वो 10 से 12 सवालों का रहेगा। मार्क्स नहीं है, ये सवाल है ना। मार्क्स में अगर बात करोगे तो हो जाएगा 48 से 60 मार्क्स, और ये आपका कितना हो जाएगा 40 से 48 मार्क्स। फिर आप ये कर लो, ठीक है, दिख रहा है आपको, फिर आप ये कर लो। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर फ्लूइड मैकेनिक्स तो है ही नहीं, तो क्या करें। तो देखो बेटा, जो बच्चे एवरेज हैं उनको फ्लूइड मैकेनिक्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स उतना ही बड़ा टॉपिक है जितना कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। लेकिन आप बोलोगे सर तो फ्लूइड मैकेनिक्स ना करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्यों करें, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो वेटेज है वो हमारा 3 से 5 सवाल का है, लेकिन जो फ्लूइड मैकेनिक्स का जो वेटेज है हमारे फाइनल एग्जाम में वो 1 या 2 सवाल का है, तो उसको अपन छोड़ सकते हैं। मैं एवरेज बच्चों की बात करूं, बाकी जिनको अच्छा लगता है पूरा फिजिक्स में 180 लाने का अगर किसी का एम है तो बिल्कुल भाई वो टॉपिक भी आराम से कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो एवरेज बच्चा है वो फ्लूइड मैकेनिक्स को यहाँ पे छोड़ सकता है। बाकी आप देख लीजिए, वेटेज मैंने आपको बता दिया है, इस हिसाब से आप देख सकते हैं। अच्छा आप पूछेंगे तो 1 सवाल, 1 से 2 सवाल, 1 सवाल, 3 से 4 सवाल, 1 सवाल, 3 से 5 सवाल, इस हिसाब से आप बोल सकते हैं। इससे अगर मैं बात करूं तो 3 से 5 सवाल, 2 से 4 सवाल, 2 से 4 सवाल, 1 से 2, 1 से 2, इस हिसाब से आ जाएंगे। ठीक है, तो आप यहां का भी देख सकते हैं। तो आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि भैया आपने बोला सर 30 जून तक कर लेना चाहिए, तो हम जुलाई में क्या करेंगे। तो जुलाई में आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जुलाई में सिर्फ और सिर्फ आपको टेस्ट देने हैं।
क्या दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट, और उसी वे में देने हैं। आपको ये सोचकर पूरे के पूरे टेस्ट देने हैं जैसे कि आप 1 अगस्त को फाइनल एग्जाम दे रहे हो। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, आपको पता है कि 15 से 16 लाख लोग नीट का एग्जाम देते हैं, जिसमें से जो हमारे डॉक्टर्स बनते हैं वो सिर्फ 80 से 90 हजार लोग बनते हैं। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ 80 से 90 हजार लोग पढ़ते हैं, ऐसा तो नहीं है, पढ़ते बहुत सारे बच्चे हैं। मतलब 16 लाख में से मैं मान के चलता हूँ कि 30 से 40% होते हैं जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मतलब पढ़ते हैं। बाकी 60% तो कचरा होता है, वो नहीं पढ़ता है। मतलब कहने का है कि 4 से 5 लाख लोग पढ़ते हैं। अगर ये लोग पढ़ते तो फिर डॉक्टर 80 हजार क्यों बनते? तो ये मैं बोलूंगा यहाँ पे आता है एग्जाम फोबिया। बच्चे पढ़ के तो जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम में एंटर करते हैं उनको डर लगने लग जाता है, वो कांपने लग जाते हैं। उनको सब आते हुए भी, ये सबके साथ होता है, उनको आते हुए भी वहां याद नहीं आता। फिर जैसे एग्जाम देके आते हैं फिर वही पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो बेटा ये होता है एग्जाम फोबिया। ये क्यों होता है? क्योंकि आप एग्जाम के पहले अच्छे तरह से प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हैं। देखो अगर आप सोचो, अगर आप 30 टेस्ट देते हैं जुलाई में, 31 का होता है, 31 टेस्ट अगर आप जुलाई में देते हो और वो भी वही थिंकिंग के साथ देते हैं जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हैं, तो सोचिए आपको कितना एडवांटेज मिलेगा। जब आप 1 अगस्त को जाएंगे तो आपके लिए वो पेपर तो चना मुर्रा हो जाएगा। आपको लगेगा अरे हम तो रोज ही पेपर दे रहे थे, अरे यार ये पेपर है, ये तो हम रोज ही दे रहे थे। मतलब एग्जाम फोबिया आपका जीरो, डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा आपके अंदर से। लेकिन याद रखिए यहाँ पे कोई गैप नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मम्मा की बच्चे की शादी है, मम्मा के दोस्त की शादी, उसकी शादी, वहां चले गए, यहाँ कोई दिन मिस नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ छोड़ देना हो 31 दिन में, है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको हर दिन टेस्ट देना है और उसी थिंकिंग के साथ देना है जैसा कि आप फाइनल एग्जाम को देंगे। तो इससे आपका एग्जाम फोबिया बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक के, जो कि ये है कि हमें कौन कौन सी बुक पर फोकस करना चाहिए। चलो बच्चों, तो हम बात करते हैं हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं एनसीईआरटी। मतलब पढ़नी चाहिए नहीं, मतलब इसकी थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको एनसीईआरटी की जो सॉल्व एग्जाम्पल है उनको तो इतनी बार सॉल्व करना है कि उनके आंसर आपको याद होना चाहिए। आंसर याद हो जाने चाहिए का मतलब ये नहीं कि आंसर को रट लेना है, सॉल्व कर करके आंसर को रट लेना और कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। उसके बाद आपको करना है एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इसमें आप चाहे तो एडिशनल एक्सरसाइज को छोड़ सकते हैं, चाहे तो, नहीं तो एक बार आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको तो आपको शॉर्ट एग्जाम्पल को रट लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं 2 से 4 सवाल ऐसे आएंगे जो बिल्कुल शॉर्ट एग्जाम्पल से बिल्कुल सेम टू सेम वही के वही होंगे और कुछ नहीं होगा। उसके बाद आते हैं एससी वर्मा। अब इसका नाम सुनते ही तो आपके प्राण निकलने लग गए होंगे। नहीं भाई साहब, आपको डरना नहीं है, मैं आपको एससी वर्मा सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं। मैं एससी वर्मा में आपको ये बता रहा हूं कि आपको ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करना है। अभी क्या होता है, देखो ये है भैया एससी वर्मा, ठीक है। इसमें अगर आप जाएंगे तो चैप्टर के एंड में आपको ऐसा लिखा रहता है ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2। तो ये आपको करना है बस इतना सा। देखो कितने सवाल है, 6 और यहाँ पे 5, 11 सवाल है। ये कौन सा चैप्टर है हमारा भैया? ये चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। इसमें कितने सवाल हो गए? 6 और 5 11। तो इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है, ये कर लिया। चलो उसके बाद आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपको नीट, जिसको पहले अपन एपीएमटी कहते थे, इसके आपको कम से कम 20 साल के करने हैं, कम से कम 20 साल के। इससे ज्यादा आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप चाहे तो जेडबलई मेंस के कर सकते हैं, इसका आप 10 से 15 साल के कर सकते हैं, ठीक है। जेडबलई मेंस को पहले एआईट्रिपल कहा जाता था, है ना, अब उसको जेडबलई मेंस के नाम से जानते हैं। और आप मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स लाइक आपका हो गया, मान के चलो यार एएमयू हो गया, वीएमएमसी हो गया, तो इनके भी आप चाहे तो 5 से 10 साल के प्रीवियस ईयर के सवाल कर सकते हैं। इससे ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है और किसी से भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। देखो बच्चों, मैं मॉड्यूल के पक्ष में नहीं होता हूं। क्यों नहीं होता हूं? क्योंकि आप बोलोगे सर हम कोचिंग ए का मॉड्यूल कर लें क्या, तो मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि आपने कोचिंग बी का मॉड्यूल क्यों छोड़ दिया। कोचिंग बी का भी मॉड्यूल कर लो, कोचिंग सी का भी मॉड्यूल कर लो। ऐसे कितने मॉड्यूल करोगे यार, कितने मॉड्यूल करोगे आप? कोचिंग ए का ही क्यों करोगे? आप बोलोगे सर कोचिंग ए का इसलिए करेंगे क्योंकि उससे ऑल इंडिया टॉपर आता है। तो भाई साहब हर बार तो नहीं आता ना, कभी कोचिंग बी से भी आ जाता है, कभी कोचिंग सी से भी आ जाता है। तो हर कोचिंग से आ जाते, तो फिर हर एक का मॉड्यूल अच्छा है तो करते रहो फिर आप मॉड्यूल। मतलब मैं पर्सनली रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आपकी इच्छा है। बाकी पहले आप इतना जरूर कर लें, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा आप बोलोगे सर ठीक है मॉड्यूल ना करें तो क्या करें, तो हम कर लेंगे, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, तो हम क्या करें? तो भैया एक किताब आती है एसर अरोरा करके, इसके आप चैप्टर में एंड में जाएंगे तो देखो एक बढ़िया चीज दिखाता हूं मैं आपको। चैप्टर के एंड में जाएंगे तो आपको इसमें शॉर्ट नोट्स दिए होते हैं, तो इसको आप जरूर पढ़ें। हर एक चैप्टर का बहुत बढ़िया दिए रहते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में बहुत मदद करेंगे, बहुत बढ़िया से दिए रहते हैं। इसको आप जरूर पढ़ें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़ के देखिए, आपको मजा आएगा। और अभी आपको पता है कि आपका जो पेपर होता है उसमें थ्योरेटिकल सवाल भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो सीधा यहां से आ सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले जेडब्ल्यू एडवांस के दिए रहते हैं प्रीवियस है। आप ये छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस बच्चों को फिजिक्स पढ़ने में मजा आता है वो जरूर करें जेडब्ल्यू एडवांस पे, बहुत मजा आएगा आपको इसको बनाने में, ठीक है। उसके बाद देखिए
उसके बाद JEE एडवांस हो गया, फिर ये होते हैं JEE मेंस के। देखो ये JEE मेंस के, इसके आप कर लो बढ़िया से, और बढ़िया से पीछे एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है, बढ़िया से कर लो, ठीक है। फिर देखिए ये दिया रहता है IPUEE एंड अदर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के भी दिए रहते हैं, इनको भी कर लें, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है आपको इससे। देखिए कितने सारे सवाल हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी है और बहुत बढ़िया से दिया हुआ है। फिर आप एम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। एम्स की करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो आपका पेपर का लेवल है वो बहुत नीचे हो गया है, मतलब आपको एक जो आपका लेवल होता है वो उतना टफ नहीं होता कि आपको एम्स के प्रीवियस ईयर के करने पड़े। लेकिन देखो आप हमेशा तैयारी टफ की करें, जिससे पेपर आसान आए, तो आप ऐसे ही फोड़ दें बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद और देखो EIPMT के दिए रहते हैं, वो तो आपको करना ही करना है, उसके लिए तो कुछ भी हो जाए वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते। फिर आपको VMMC PMT एंड अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के भी प्रीवियस ईयर सवाल दिए रहते हैं, तो इसको आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज है, इसको मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा आपको, ठीक है। और थ्योरी तो आप बोलोगे सर थ्योरी कहाँ से पढ़ें, तो भैया थ्योरी तो आप अपने टीचर से ही पढ़ें, जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हैं, आपके जो भी स्कूल टीचर है, कोचिंग टीचर है, थ्योरी आपको वहीं से पढ़ना है। NCERT थ्योरी के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन एक बार रीड जरूर कर लें, और कुछ ऐसी चीज है कि आपको लगता है कि आपके टीचर ने नहीं पढ़ाया तो उनसे जरूर पूछ लें, ठीक है बच्चा। तो आपको समझ में आ गया कैसे कौन कौन सी बुक पे हमें ज्यादा फोकस करना है, बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे अगर मेरी ये बात को मानेंगे तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जुलाई में आपको क्या देना है बेटा, टेस्ट देना है, और उसी थिंकिंग के साथ देना है जैसे कि आप फाइनल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो इसमें मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने भी क्या किया है ना, कि फिजिक्स की मैं आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको टोटल कितने पेपर दूंगा, 24 टेस्ट पेपर्स रहेंगे। ये मैं आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप पे PDF फॉर्म में भेज दूंगा, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा के उनको उस 2 से 5 के टाइम में दे सकते हैं, विद आंसर की रहेगा ये, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है वो सिर्फ है 199 रुपए, मतलब समझिए 8 रुपए के आसपास एक पेपर का कॉस्टिंग है, और उसको बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। मतलब उसमें जो सवाल है बहुत ज्यादा चांस है कि वैसे ही सवाल आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, कि किन किन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, मैंने वही टॉपिक पे ज्यादा सवाल डाले, मतलब उसी हिसाब से मैंने उसकी तैयारी की हुई है। यहाँ पे मैं आपका एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जो भी बच्चे ज्वाइन करेंगे उनका टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, उसमें सबको जोड़ दूंगा, आप आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट होता है, आप सबसे नहीं बनता है, तो फाइनली मैं क्या करूंगा, उसको सॉल्व करके पेपर में टेलीग्राम में वो पिक डाल दूंगा, जिससे कि आप उसका सॉल्यूशन देख सकते हो और आप पर्सनली मुझसे बात भी कर सकते हैं। अब इस 24 टेस्ट पेपर्स में क्या होंगे, 10 टॉपिक टेस्ट होंगे और 14 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, ठीक है। अगर आप डेमो पेपर देखना चाहते हैं कि भैया डेमो पेपर कैसा है, तो भैया आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस नंबर पे मैं आपको डेमो पेपर भेज दूंगा। एक और प्लान है इसमें, प्रीमियम प्लान, जो कि 499 का। इसमें क्या है कि आपको क्या मिलेगा एक्स्ट्रा, ये पेपर तो मिलेंगे ही, साथ ही साथ आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी भी मिलेगी, जो कि मैं आपको जैसे ही डाउट आएगा आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका सॉल्यूशन बना के ऑडियो वीडियो या पेपर पे बना के तुरंत आपको भेज दूंगा। और आपको यहाँ पे गाइडलाइन भी मिलेगी और यहाँ भी मिलेगी, मैं तो सबके लिए, आपको पता ही यार, मैं कभी किसी को किसी भी बात के लिए मना नहीं कर सकता, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करते रहो।